हेलो स्टूडेंट्स, आपको जो नोट्स प्रोवाइड की गई है उस नोट में पेज नंबर जो 10 है उस पे आपको अकाउंट्स की कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस दी हुई है। आज इस टॉपिक को हम कवर करेंगे कि अकाउंट मेंटेन करते समय अकाउंट जो है वो कुछ संकल्पनाओं पर आधारित है। कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण जो आपको जानना ज़रूरी है, जिसको हम अकाउंट्स की कंसेप्ट्स कहते हैं। देखिए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द गाइडलाइन विच प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर साइंटिफिक अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स. It provides strong foundation for recording each type of transaction. Accounting principles are divided into accounting concepts and accounting convention. तो अकाउंटिंग की जो एक्ट है, जो प्रोसीजर है अकाउंट को रिकॉर्ड करने की, अकाउंट रिकॉर्ड करने की जो प्रैक्टिस है वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत को हम दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, कंसेप्ट के तौर पर और कन्वेंशन के तौर पर। कंसेप्ट का मतलब होता है संकल्पना, कोई विचार जिसके ऊपर अकाउंट की प्रैक्टिस निर्भर है, बेस्ड है। और कन्वेंशन का मतलब होता है परंपराएं। तो वन बाय वन देखेंगे हम कि अकाउंट की कंसेप्ट क्या है। तो पहली जो अकाउंट की कंसेप्ट है वो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है। So according to entity concept, business and businessmen are two separate entities. Both are having separate legal existence. Businessmen invest capital in business. It is the amount due from business to businessmen. So activities of business are to be distinguished from activity of businessmen. Every activity in business is accounted from business point of view. ये सबसे महत्वपूर्ण संकल्पना है अकाउंट की, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम ये मानते हैं, ये मान के चलते हैं कि जो बिजनेस का जो अस्तित्व है, उसका जो अस्तित्व है वो बिजनेसमैन के अस्तित्व से अलग है। पहली बात, मतलब बिजनेस का अस्तित्व अलग, बिजनेसमैन का अस्तित्व अलग। जो भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के नज़रिए से रिकॉर्ड करते हैं। उस बिजनेस एंटिटी जो है, वो प्रतिष्ठान है, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, उसके दृष्टिकोण से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बिजनेसमैन अगर बिजनेस में कुछ पूंजी लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उस चीज़ को भी रिकॉर्ड किया जाएगा, ये शो करते हुए कि बिजनेसमैन एक थर्ड पार्टी है जिसने बिजनेस को कुछ दिया है, तो वो बिजनेस का क्रेडिटर है। इसीलिए जब बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और ओनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसको क्रेडिट करते हैं। इसी तरीके से अगर वो बिजनेस में से पैसा निकालता है ड्राइंग के रूप में, विड्रॉ करता है अमाउंट, तो हम उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। ऐसी स्थिति में बिजनेस में से कैश जाती है तो हम कैश को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कैश बिजनेस से जा रही है और जो लेके जाने वाला है व्यक्ति वो ओनर है, तो उसका ओनर का या पार्टनर का कैपिटल, मतलब उसका जो ड्राइंग अकाउंट है उसको हम डेबिट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस के नज़रिए से जो बिजनेसमैन है वो भी थर्ड पार्टी है। अगर वो बिज़नेस को कुछ दे रहा है, बिज़नेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, तो हम उसको गिवर मानेंगे और ये मानेंगे कि ये बिज़नेस की लायबिलिटी होगी, और आज या कल जब भी बिज़नेस क्लोज होगा वो पैसा बिजनेसमैन को वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि वो भी बिज़नेस के ऊपर एक प्रकार की लायबिलिटी है। ओके, इसी तरीके से अगर बिजनेसमैन ने बिज़नेस में से कुछ विड्रॉ किया है तो वो ड्राइंग करके ट्रीट किया जाएगा। इसको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं। तो आपको एट लास्ट ये याद रखना है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं वो बिजनेस के, उस बिजनेस एंटिटी के नज़र से, उस फर्म के नज़र से, उस व्यावसायिक प्रतिष्ठान के दृष्टिकोण से रिकॉर्ड किए जाते हैं। दूसरी जो कंसेप्ट है वो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब पहले रीड करेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता चलता हूँ कि इन अकाउंटिंग प्रोसेस ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, non-monetary transactions are not recorded in the books of account. It means whatever which can be expressed in money is only recorded in books. Emotions, love, honesty and this type of sensations are not recorded in the books of account. बहुत सिंपल सी बात है कि जो ट्रांजैक्शन को आप
मनी में जिसका मूल्यांकन कर सकते हो, जिसको मनी में अभिव्यक्त कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे। आपके एम्प्लॉय अगर ऑनेस्ट है, ईमानदार है, मेहनती है, सच्चे हैं, आपके बिजनेस को छोड़ के बार बार नहीं जाते हैं, तो ये जो सच्चाई या ईमानदारी है या उनका जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो ब्रिलियंसी है, इसको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये सब बातें जो है वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होती। थर्ड जो है वो है कॉस्ट कंसेप्ट। सो व्हेन बिजनेसमैन परचेज एनी एसेट, amount paid for asset is its cost. That asset is recorded at its cost price. It may differ from its value in market. While recording that asset, always cost price is recorded. Cost price can be lower or higher than the market price. कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब होता है कि एसेट को प्रोक्योर करते समय या एसेट को एक्वायर या एक्वाइज करते समय, प्राप्त करते समय जो पैसा आपने खर्चा किया, वो रकम ही आप बिजनेस में अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। मान लो किसी एसेट को आपने परचेज करते समय उसके ऊपर आपका 1 लाख रुपए खर्चा हुआ है, तो आपकी किताबों में, बुक्स ऑफ अकाउंट में वो एसेट 1 लाख रुपए की नज़र आएगी। हो सकता है कि अभी उसकी मार्केट वैल्यू जो है उस एसेट की 2 लाख हो या 2.5 लाख हो, तो हम उस बात को इग्नोर करते हैं, उस बात पे ध्यान नहीं देते। हमने उस एसेट को प्राप्त किया था 1 लाख में, तो हमारी बुक्स में वो एसेट 1 लाख की नज़र आएगी। हाँ, ये बात अलग है कि अगर उस पर कोई डिप्रिसिएशन समय के हिसाब से उसकी वैल्यू अगर कम हो रही है, एसेट की वैल्यू यूज़ करने से कम हो रही है, तो हम उसकी वैल्यू को कम करेंगे, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन मार्केट वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू पे वो शो नहीं की जाती है, वो एक्वाइजेशन वैल्यू पे शो की जाती है, जितनी कीमत खर्चा करके हमने उस एसेट को प्राप्त किया था। तो इसको कॉस्ट कंसेप्ट कहते हैं। थर्ड जो कंसेप्ट है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब होता है कि हम अकाउंट मेंटेन करते समय ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो बिज़नेस है ये हमेशा चलने वाला है। इसीलिए अगर हम मान लो हमने कोई एसेट खरीदे, 10 लाख रुपए की कोई एसेट खरीदते हैं, और वो 10 लाख रुपए का पूरा खर्चा हम एक ही साल में नहीं डाल देते, हम उसको एसेट करके शो करते हैं अपनी बैलेंस शीट में, उसको एक्सपेंसेस करके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नहीं शो करते, क्योंकि हमें पता है कि हमारा बिजनेस तो चलते रहने वाला है और ये जो एसेट है हमें अगले 10 साल 15 साल काम आने वाली है। तो हम ये मानते हुए उस एसेट को, या अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी को अपनी बैलेंस शीट की एसेट या लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस तो चलने वाला है, ओके, जब तक कि वो क्लोज डाउन नहीं होता या डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसको गोइंग कंसर्न कहते हैं। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, तो इन बिजनेस इट इज़ कंसिडर्ड दैट बिजनेस विल रन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वॉट एवर एक्सपेंडिचर इज मेड, it will give benefit for many years. Asset purchased in business will serve for many years. Some amount may be paid in future and some amount may be received in future. Business will not close in a year. This assumption is called as going concern concept. ये भी एक एग्जाम्पल इसमें कि मान लीजिए अगर आज आपने सेल किया है, उधारी में किया है, तो आज ये इस फाइनेंशियल, मान लीजिए ये फाइनेंशियल ईयर 2018-19 है, तो इस 18-19 में अगर आपने माल सेल किया है लेकिन उधारी में क्रेडिट पे सेल किया है, पैसे अभी तक मिले नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेल इस फाइनेंशियल ईयर का है, तो आप इस फाइनेंशियल ईयर में अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लो। भले ही वो फ्यूचर जो उसका जो पेमेंट है वो आपको 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में प्राप्त होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं, हम जानते हैं और मान के चलते हैं कि बिजनेस जो है ये कंटिन्यूस चलने वाला है। उसके बाद में ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है। सो एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू इफेक्ट। वॉट एवर वी परचेज समथिंग वी हैव टू पे फॉर दैट। वेन एवर वी सेल समथिंग वी रिसीव समथिंग इन रिटर्न। दस एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिजल्ट इन टू फोल्ड इफेक्ट। इट इज कॉल्ड बेनिफिट and recorded in debit and credit form. This concept is called dual aspect concept. Dual का मतलब होता है डबल, दो। जब भी कोई आप आर्थिक व्यवहार करते हो तो कम से कम उसके दो पहलू होते हैं। मान लीजिए अगर आप परचेज भी कर रहे हैं तो गुड्स आपके पास आएगी तो कैश आपके पास से जाएगी। अगर आप सेल भी कर रहे हो तो आपके पास से गुड्स जाएगी और आपके पास कैश आएगी, अगर आप ये दोनों ट्रांजेक्शन कैश है तो। अगर ये ट्रांजेक्शन उधारी है, क्रेडिट में है,
तब भी दो बातें होंगी। मान लो आपने गुड्स परचेस किया क्रेडिट में, तो आपके पास गुड्स आएगी, एक वो बात होगी, प्लस दूसरी बात आपके क्रेडिटर तैयार हो रहे हैं, जो सप्लायर है उनको आज या कल आपको पेमेंट देना पड़ेगा, तो ये आपकी लाइबिलिटी की निर्मित होगी। इसी तरीके से अगर आपने उधारी में माल बेचा है तो ये होगा कि गुड्स चले गई, कैश तो नहीं आई क्योंकि ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है, लेकिन सामने वाली पार्टी जो है वो आपकी डेटर हो जाती है, आपकी एसेट तैयार हो जाती है। सामने वाली पार्टी जो डेटर है उससे आपको आज या कल पैसे मिलेंगे, तो आपकी एसेट की निर्मित होती है। तो हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। इसको ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो 6 नंबर की कंसेप्ट है वो रियलाइजेशन की कंसेप्ट है। रियलाइजेशन की कंसेप्ट क्या है कि दिस कंसेप्ट इज मेनली रिलेटेड विद द रेवेन्यू। रेवेन्यू शुड बी बॉट इनटू बुक्स ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड, दो द गुड्स विच हैव market value of 50,000, the amount should be recorded only when the goods will be sold. When goods will be sold, it may or may not be sold at rupees 50,000. Selling price may differ, so the actual selling price should be recorded only. Realization concept का मतलब क्या होता है कि कभी भी मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने जिस चीज़ में आप डीलिंग करते हो, जो कुछ भी आपका बिजनेस है, आपने 20,000 का माल खरीदा है। मान लीजिए आपके पास जो माल है, गुड्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो उसकी वैल्यू 20,000 है। अभी तक ये माल आपने बेचा नहीं है। मान लीजिए इसकी मार्केट वैल्यू जब बेचोगे आप तो 30,000 है, ऐसा समझ के चलिए कि आप 10,000 रुपये कमा के बेचोगे, लेकिन अभी तक आपने उसको बेचा नहीं है, वो माल बिका नहीं है, तो आप उसको 20,000 पे रिकॉर्ड करोगे, आप उसको 30,000 पे रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अभी तक का जो ऊपर का 10,000 है वो आपने कमाया नहीं है। जब आप एक्चुअल उसको बेच दोगे माल और आपके पास 30,000 आ जाएगा, तब आप उसको सेल के तौर पर 30,000 बता सकते, परंतु अभी तक वो पैसा वसूल नहीं हुआ है, रियलाइज़ नहीं हुआ है। तो आप जितने का आपने जो माल खरीदा था, मान लो 20 में खरीदा था, तो आपको अपने बुक्स में या फाइनल अकाउंट में या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आपको 20,000 रुपये का ही उसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर के पैसे अभी तक आपने कमाए नहीं है। जब कमाओगे तब आप उसको रिकॉर्ड करना है। इसको रियलाइजेशन कंसेप्ट कहते हैं। वैसे ही एक्रूअल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान से सुन लेना। दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड विद द एक्सपेंसेस एंड इनकम। एक्सपेंसेस और इनकम ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड शुड बी रिकॉर्डेड इन दैट ईयर ओनली। सम ट्रांजेक्शन आर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इट्स पेमेंट और रिसीट इज पोस्टपोन्ड इन फ्यूचर। द सेम ट्रांजेक्शन should be recorded as and when occur। बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है एक्रूअल बेसिस की। क्या कंसेप्ट है ये एक्रूअल कंसेप्ट? एक्रूअल कंसेप्ट का मतलब होता है, हम दो एग्जांपल लेंगे, एक इनकम का एग्जांपल लेंगे और एक एक्सपेंसेस का एग्जांपल लेंगे। ऐसा समझ के चलिए कि ये साल में एक समझ के चलिए कि आपने किसी को लोन पे 1 लाख रुपीज़ दिए हुए हैं, 1 लाख रुपीज़ लोन दिए हैं, और ये साल का जो 1 लाख रुपए का ब्याज हो रहा है वो मान लीजिए 10,000 रुपये हो रहा है। 10% के हिसाब से 10,000 उसके ऊपर इंटरेस्ट हुआ। लेकिन साल ख़त्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, और अभी तक सामने वाले ने आपको ब्याज के पैसे नहीं दिया है। 10,000 उसने 31 मार्च तक आपको नहीं दिया। हो सकता है वो अप्रैल के 2 तारीख को दे, 5 तारीख को दे, लेकिन तब नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर वो इस साल की इनकम है और ये साल है, मान लीजिए ये साल है फाइनेंशियल ईयर 2018-19, तो वो जो इनकम है, वो इनकम इंटरेस्ट के रूप में जो इनकम है वो जनरेट हुई फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में, तो आप उस साल में उसको रिकॉर्ड करोगे, भले ही आपको अभी तक कैश स्वरूप में वो इनकम प्राप्त नहीं हुई। अगर वो आपको अप्रैल महीने में प्राप्त हो रही तो वो दूसरा साल होगा, उस साल को हम कहेंगे, फाइनेंशियल ईयर को हम कहेंगे 2019-20, बल्कि ये साल है 2018-19, तो हम जिस साल में वो अकर हुई, जनरेट हुई, उस साल में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। यही बात एप्लीकेबल है एक्सपेंसेस के लिए। अगर एक्सपेंसेस इस साल से संबंधित है तो भले ही आपने उसको पेड नहीं किया, मान लीजिए मैनेजर की सैलरी है आपकी, मैनेजर की सैलरी आपने पेड नहीं की है, तो मैनेजर की सैलरी आपने 2018-19 की पेड नहीं की है, लेकिन वो खर्चा है 2018-19 का, तो आपको 18-19 के अकाउंट में ही प्रॉफिट एंड लॉस में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट थी आपकी एक्रूअल बेसिस की कंसेप्ट।
नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो आपकी अकाउंटिंग पीरियोडिक कंसेप्ट। पीरियोडिक कंसेप्ट, it is important to stop at some interval and check the progress of the business in the life of business. For this purpose, a period of 12 months, that is 1 year, is considered. It is called accounting year. At the end of the year, final accounts are prepared and progress of business is checked. थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है कि बिजनेस तो चलते रहने वाला है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जितना भी है बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन बिजनेस की जो प्रोग्रेस है, जो प्रगति है, उसका कहीं ना कहीं आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो उसका जो एक कालखंड हम निर्धारित करते हैं, उसका कालखंड हम 1 साल का निर्धारित करते हैं कि हर साल 1 साल के पीरियड में हमारे एक्सपेंसेस और इनकम का हम कंपैरिजन करेंगे और हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको हम चेक करते हैं। इसीलिए हम एक पीरियड कंसेप्ट पे चलते हैं कि जो हमारा पीरियड है, जो हमारा कालखंड है, वो 1 साल का हम मान के चलते हैं। इसको अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहते हैं। उसके बाद में रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस मैच कंसेप्ट होता है। तो रेवेन्यू इज जनरेटेड बाय एक्सपेंडिंग समथिंग, सो इट टू बी मैच्ड विथ एक्सपेंसेस टू नो एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस। इफ रेवेन्यू इज मोर देन द एक्सपेंसेस, प्रॉफिट इज देयर एंड वाइस वर्सा। For this purpose, revenue and expenses for accounting year are to be considered properly. थोड़ा ध्यान दीजिए, इसने बराबर दिया नहीं है नोट्स में। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का मैचिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर आप ये फाइनेंशियल ईयर 2018-19 है, ऐसा समझ के चलिए, तो अगर आप रेवेन्यू या इनकम 2018-19 ये पीरियड का लोगे, 18-19 का मतलब होता है 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, ये पीरियड के अगर आप रेवेन्यू को ले रहे हो, इनकम को ले रहे हो, तो इसी पीरियड के आपको एक्सपेंसेस भी कंसीडर करने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस किसी और पीरियड के, इनकम किसी और पीरियड की, उसका कंपैरिजन करोगे तो वो इलॉजिकल हो जाएगा। तो तर्क शुद्ध क्या है, व्हाट इज लॉजिकल, कि जिस पीरियड का आप इनकम को ले कंसीडर कर रहे हो, उसी पीरियड का आपको एक्सपेंसेस लेने पड़ेंगे, और इस तरीके से आपको वो पीरियड का एक्सपेंसेस और इनकम को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर इनकम ज़्यादा है मतलब उस साल में आपको प्रॉफिट हुआ है, अगर इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, मतलब उस साल आपको जो है वो लॉस हुआ है। इस तरीके से ये जो आपकी 9 कंसेप्ट थी अकाउंट्स की, नेक्स्ट लेक्चर में हम अकाउंटिंग के कन्वेंशन लेंगे और बुक कीपिंग और अकाउंट का जो है डिस्टिंक्शन, ये 2 पॉइंट कवर करने की कोशिश करेंगे।